हेलो एवरीवंस, वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और जैसा कि आपने हमारा प्रीवियस सेशन देखा एनसीईआरटी फिजिक्स का क्वेश्चन सीरीज, उसी सीरीज को हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और मैंने आपसे बताया था कि पहले ही कि मैं इस तरह से क्वेश्चंस कराऊंगा 3, 5 और 8। ओके, तो इस सीरीज में मैं 5 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक है, और इस 5 क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन में इस तरह के ही क्वेश्चंस बनकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, आपको हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। और साथ में मैं बोलूंगा फ्रेंड्स कि जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप उसे कहीं नोट डाउन भी करते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अप्रोच डेवलप कर रहा हूँ। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बनकर आते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस का अप्रोच समझना है। ठीक है, अगर आप अप्रोच एक बार समझ ले गए तो आपको कोई भी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। ठीक है फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर इस प्रकार है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस स्क्रीन को बीच पे लाता हूँ। ठीक है, यह आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 9, आई होप 9, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है। और यहाँ पे बोला क्या है, बोथ द चार्जेस कैन बी लोकेटेड इन अ कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज शोन इन फिगर। ठीक है, एज शोन इन फिगर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है अ सिस्टम हैज। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन इस तरह भी इसको लिख कर दिया जा सकता है। मैं जहां से ये क्वेश्चन तक किया हूं, आपका फॉर्मेशन इस प्रकार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि क्या किया है, आपको फिगर दिखा रहा हूं। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रहा है, थोड़ा सिंपल कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट और ये हमारा x कोऑर्डिनेट और ये हमारा z कोऑर्डिनेट। ठीक है, जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो z कोऑर्डिनेट पर है, एक पॉजिटिव की तरफ है, एक निगेटिव की तरफ है। ठीक है, जो हमारे चार्ज पार्टिकल हैं वो डिफरेंट नेचर के हैं। ठीक है, हमारे चार्ज पार्टिकल डिफरेंट नेचर के हैं, जैसे कि जो हमारा QA है। ठीक है, QA जो कि पॉजिटिव नेचर का है, वो हमारे जेड कोऑर्डिनेट के स्पेस, मतलब यहाँ निगेटिव साइन की तरफ है। ठीक है, यहाँ पर है। और हमारा जो QB है वो जेड कोऑर्डिनेट पर है। ठीक है, QB। ओके, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर है। यहाँ पे और क्या दिया हुआ है हमसे क्वेश्चंस में? ठीक है, QA QB आपको दिख गया है कोऑर्डिनेट पर। ठीक है, इनकी वैल्यूज वगैरह क्या दी है, कह रहा है क्या, QA दिया हुआ है हमारा, QA हम लोग का दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ओके, और QB दिया है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ओके, ये हमारा दिया हुआ है। फिर QA 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, QB ये 2 बार दे दिया है। ठीक है, एक ही बार होना चाहिए था। और कहा है लोकेटेड एट अ पॉइंट A, जो हमारा A पॉइंट है। ठीक है, जो हमारा QA है वो कहाँ लोकेटेड है, 0,0 -15 सेंटीमीटर। ओके, और B हमारा कहाँ लोकेटेड है, 0,0 प्लस 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। टोटल चार्ज बताना है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताना है सिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम जब कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ए की कोऑर्डिनेट हमारा होगा इस प्रकार, x, y, z। तो हम कंपेयर करके इस तरह अपना कर सकते हैं, b इक्वल्स टू x, y, z। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे जो हमारा कोऑर्डिनेट हुआ है, क्योंकि b हमारा +15 सेंटीमीटर है। ठीक है, वो z कोऑर्डिनेट के +15 सेंटीमीटर पर रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0,
प्लस 15, ठीक है। और इसका हमारा हो जाएगा 0, माइनस 15, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब हमसे क्या क्या पूछा है, टोटल चार्ज पूछा है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस पता करना होगा, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, मतलब QA और QB के बीच का डिस्टेंस, ये हमारा हो जाएगा D, ठीक है। QA और QB के बीच का डिस्टेंस हमें पता करना है D, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, साइड में थोड़ा कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन दिखे हमें, ठीक है। तो हमें D बताना है, तो D हमारा यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, D इज इक्वल्स टू हो जाएगा D1 D2 एंड D1 प्लस D2, ठीक है। ओरिजिन से ये डिस्टेंस है प्लस 15 सेंटीमीटर, ओरिजिन से है, ये माइनस 50 सेंटीमीटर ओरिजिन से है। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पे 15 प्लस 15 हमारा हो जाएगा D इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। अगर आप चाहो तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। जब आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो आपका हो जाएगा 0.3 मीटर्स, ठीक है। ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। इससे हमें इस पहले ही क्यों करवा दे रहा हूं, इसका काम लगेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने में, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमसे टोटल चार्ज के बारे में पूछा गया भैया, ठीक है, टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज के बारे में पूछा गया है। तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू QA प्लस QB, ओके। QA प्लस QB लिख सकते हैं, चूंकि हमारा दोनों सेम नेचर के नहीं है, निगेटिव नेचर के हैं, ठीक है। QA हमारा प्लस 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, माइनस नहीं है प्लस, ठीक है। और QB हमारा निगेटिव नेचर का है 2.5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगर हम करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है, अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, एक मिनट, ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, सॉरी, ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा Q टोटल आता है, ठीक है। Q टोटल हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो 0 हमारा Q टोटल चार्ज निकल जाएगा, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे हम। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो हमारे चार्ज है सेम नेचर के हैं, परंतु क्या कहें, अपोजिट है। तो इलेक्ट्रिक जो अपोजिट नेचर के हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए हमारा कैसे काम करेगा। थोड़ा सा मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा तो मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिखाना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में क्या हो रहा होगा, एक इधर से हमारा काम कर रहा होगा और एक इधर से काम कर रहा होगा। मतलब क्या है, दोनों चार्ज जो हमारे चार्ज एक दूसरे के हैं मूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। जब ये मूव करेंगे तो हमारा कुछ चार्ज इस प्रकार हो जाएंगे, थोड़ा सा ये हो जाएगा, फिर में भी हो सकता है यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो इस तरह हमारा दोनों ओर से फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है फ्रेंड्स, ठीक है।
ठीक है, कुछ मूवमेंट करने की कोशिश हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, तो हमारा दोनों सेम नेचर के हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आएगा दोनों केस पे वो इक्वल आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू क्यू ए इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू बी इंटू डी, ठीक है। जो हमारे यहाँ पर डाइपोल का इफेक्ट काम करेगा पूरे दोनों चार्ज के डिस्टेंस पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने डी पहले ही कैलकुलेट करा दिया, जो कि हमारे 0.3 मीटर आया हुआ था। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, दूसरा कलर कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आएगा। P इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा, एक ही का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यू बी हमारा क्यू ए इंटू डी इक्वल्स टू क्यू बी इंटू डी, क्योंकि जो चार्ज है हमारे उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर डिफरेंट है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 0.3, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है P इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 0.3, तो हमारा आ गया 0.75 लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। हमारा आंसर, और ये डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है कूलम मीटर। अगर हम चेंज करके अगर थोड़ा सा इस तरह डी पॉइंट को इधर लेकर आते हैं तो हमारा हो जाएगा 10⁻⁸ कूलम मीटर। तो फ्रेंड्स ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकल कर आता है, ठीक है। अगर हम दूसरे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे, जो हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो निगेटिव होगा जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। जेड एक्सिस के निगेटिव के अलोंग होगा, ठीक है, निगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग हमारा डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत इजी है, कूलम्स लॉ पर डिपेंड है, और आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छा लगेगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा मार्क्स अगर बढ़ाता है तो, ठीक है। आपको स्क्रीन पे बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, बड़े बड़े दिख रहे होंगे, अगर छोटा दिख रहा होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे बड़ा मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक, क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ अ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू एन अदर स्मॉल स्फीयर्स ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर 0.2 न्यूटन्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया हुआ है, 2 कूलम चार्ज है, 0.4 माइक्रोकूलम और 0.8 माइक्रोकूलम, ठीक है। 0.4 माइक्रोकूलम की वजह से जो फोर्स हमारा निकल कर आया है वो 0.2 न्यूटन निकल कर आया है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पेयर, दोनों स्पेयर के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि आर के बारे में पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्पेयर ड्यू टू द फर्स्ट, पहले के वजह से सेकंड स्पेयर का फोर्स कितना होगा, ठीक है। सेकंड की वजह से पहले का फोर्स हमारा 0.2 न्यूटन निकला है, तो सेकंड की वजह से इसका पूछ रहा है फोर्स कितना निकलेगा। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स के बारे में हम इजीली समझ सकते हैं। कैसे बताऊं मैं आपको, इजीली हम इस तरह समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो चार्ज दिया हुआ है Q1 और Q2, ठीक है, Q1 और Q2 दिया हुआ है, ठीक है। Q1 हमारा दिया है 0.4 माइक्रोकूलम दिया है, ठीक है, और Q2 हमारा दिया हुआ है -0.8 कूलम दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए। QA हमारा दिया है 0.4 माइक्रोकूलम, ठीक है, और Q2 हमारा दिया है -0.8, ठीक है, 0.8 माइक्रोकूलम, ठीक है।
अब हम देखते हैं फोर्स का जो चार्ज का नेचर है वो कैसा है। पहला चार्ज हमारा पॉजिटिव नेचर का है, दूसरा चार्ज हमारा निगेटिव नेचर का है। ठीक है, जो हमारे स्पेयर है दोनों, ठीक है, ये दोनों स्पेयर हैं। ठीक है, ये हमारा प्लस क्यू है और ये माइनस Q2 है। ठीक है, यहां से हमारा फोर्स F काम करेगा। दोनों के बीच में फोर्स का जो नेचर होगा, अट्रैक्शन नेचर का होगा, F1 और F2। ठीक है, अट्रैक्टिव नेचर के होंगे, दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और दोनों चार्ज जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर हमारा क्या अप्लाई होता है, न्यूटन बाबा का तीसरा लॉ, न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ, न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ यहां पर अप्लाई होता है। ठीक है, हम सेकंड क्वेश्चन करा रहे हैं, अभी पहला क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं। ठीक है, न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। तो इस केस में क्या होगा, पहले के वजह से, पहले का जो फोर्स था, ठीक है, पहले पर जो फोर्स था मतलब Q1 पे जो फोर्स था, दूसरे के वजह से कितना था हमारा, 0.2 न्यूटन था। तो दूसरे के वजह से भी जो हमारा फोर्स यहां पर होगा, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, एक्शन रिएक्शन के हिसाब से, ठीक है, यहां पर भी हमारा F1 इज इक्वल्स टू F2 माइनस F2 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा जो हमारा फोर्स 2 होगा, मतलब F2 होगा, वो भी 0.2 न्यूटन ही होगा। ओके, वो भी हमारा 0.2 न्यूटन ही होगा। ठीक है, तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। रीजन भी मैंने बता दिया, न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार। ठीक है, दोनों चार्ज हमारे क्या है, सेम नेचर, डिफरेंट नेचर के हैं, इसके वजह से दोनों स्पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे, सेम फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका Q1 इधर अट्रैक्ट कर रहा है, Q2 इधर अट्रैक्ट कर रहा है। क्या सेकेंड क्वेश्चन में हमारा डिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है। तो हम कूलॉम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, कूलॉम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, कूलॉम्स लॉ को अप्लाई करेंगे, सॉरी, कूलॉम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कूलॉम्स लॉ क्या कहते हैं, F इज इक्वल्स टू, मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट को 10⁻9 करके हम लिख सकते हैं, 9 × 10⁻9 करके लिख सकते हैं, Q1 Q2 सॉरी Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, R स्क्वायर के फॉर्म में फॉर्मूला बना लेंगे इसको। तो हमारा ऊपर जगह 9 × 10⁻9 और Q2 अपॉन F। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को सॉरी ये हमारा R स्क्वायर है। ठीक है, मैं इसको सही से लिख देता हूं, ये हमारा R स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर हम R स्क्वायर को हटा देते हैं तो ये हमारा अंडर रूट में आ जाते हैं सारे के सारे, 9 × 10⁻9 Q1 Q2 सॉरी थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है क्योंकि आदत नहीं है मुझे इस पेन से लिखने की। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, Q1 Q2 अपॉन फोर्स। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, हम लिख दिए 9 × 10⁻9, Q1 कितना दिया है, 0.4 4 × 10⁻⁻6 इंटू 0.8 × 10⁻⁻6। ठीक है, अपॉन, ठीक है, अपॉन F हमारा दिया है 0.2 न्यूटन। ओके, अगर हम कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स, तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हम लोग क्या करेंगे, 10 पे पावर को पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है,
10 के पावर को पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 10 के पावर को हम पहले कैलकुलेट करते हैं। 10 पे पावर ये हमारे दिया 9, 10 पे पावर -6, 10 पे पावर -6 तो -12 प्लस 9 तो -3, ठीक है। r इज इक्वल्स टू हमारा अंदर बचता है -3, 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10 पे पावर -3 अपॉन 0.2, ओके। 0.2 हमारा बचता है। अब हम बात करें, अगर हम बात करें r की, तो हमारा अंदर क्या बचता है, अगर फिर कैलकुलेट करते हैं तो अंदर ये 0.8 है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। तो हमारा अंदर बचता है स्क्वायर रूट में, और हम पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं तो 144 इंटू 10 पे पावर -4 बचेगा, और जो हमारा r की वैल्यू आएगी वो 0.12 मीटर आएगा। यही हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम देख रहे हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को अब हम देखेंगे अपने, तो अपने थर्ड क्वेश्चन को अगर हम क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का पर बेस ये क्वेश्चन मिला है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। मैं बार बार ये चीजें बोल रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगा है और मुझे भी पढ़ना पड़ता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो प्लीज हमारे एनर्जी को वेस्ट ना कीजिएगा आप लोग, और हमें सपोर्ट दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद द डाइपोल मोमेंट 4 into 10 to the power -9 coulomb meter is aligned at with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Calculate the magnitude of torque acting on the dipole, ठीक है। हमें टॉर्क की बात करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, ठीक है। हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क क्या होगा इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। हमारा क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा क्या क्या है, हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, लिखते हैं। उसके बाद गिवन डेटा में हमारा P दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 into 10 to the power 9 कूलम मीटर दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। और थीटा हमारा दे दिया है 30 डिग्री, ठीक है। थीटा भी दे दिया है 30 डिग्री, ठीक है, एंगल, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस E दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा दे दिया है, कितना 5 into 10 पे पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब हम बात करें टॉर्क की, तो भैया यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमने आपको ऑलरेडी, अब मेरा लेक्चर अपलोड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर, अब वहां पे जाकर देखिएगा टॉर्क के बारे में मैंने सीधे एक फॉर्मूला लिखवाया था, PE साइन थीटा, मैंने ड्राइव भी कराया हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा वहां पे जाकर साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे, टाउ इज इक्वल टू 4 into 10 पे पावर कितना है 10 पे पावर 9 -9, ठीक है, इंटू E कितना दिया 5 into 10 पे पावर 4 और साइन थीटा की वैल्यू साइन 30, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2, ठीक है। 1/2 से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 4 2 2 जा 4, 2 बार में कैंसिल आउट। टाउ इज इक्वल्स टू हमारा बचता है 2 5 जा 10, ठीक है। 10 into 10 पे पावर -9 और 10 पे पावर 4 10 पे पावर -5, तो हमारा अगर -5 और +1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो +1 मान लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 पे पावर -4 न्यूटन मीटर, ठीक है।
हमारा क्या आंसर हो जाएगा 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क जो कि डाइपोल पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क है जो कि हमारे डाइपोल पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, देखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते ही आपको ये फिगर अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको सारी क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, आपके सारे थॉट क्लियर हो जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन किस पर बिहाव है, किस बिहाव पर क्वेश्चन ये बना हुआ है? ये क्वेश्चन हमारे नेचर ऑफ पार्टिकल्स पर बना हुआ है, नेचर ऑफ पार्टिकल्स। इसको कराने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, प्लस प्लस जब चार्ज होंगे, जब सेम नेचर के चार्ज होंगे तो उनके बीच में हमारा क्या होगा रिपल्सन होगा, वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर निगेटिव निगेटिव है तो भी वो रिपेल करेंगे, रिपेल मतलब दूर भगेंगे। ठीक है, अगर निगेटिव और पॉजिटिव है तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को याद रखिएगा चार्ज के केस में। इसी तरह अगर मैग्नेटाइजेशन के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैग्नेट के बारे में, तो वहां पे भी इस तरह का नेचर्स आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस को समझते हैं, क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चंस में हमसे पूछा क्या गया है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं। क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया है, कह रहा है फिगर शोज था, ठीक है, फिगर शोज tracks of 3 charged particles crossing a uniform electrostatic field with same velocity along the horizontal give the sign of 3 charges. Which particles has the highest charge to the mass ratio? ठीक है, किस पार्टिकल का चार्ज हाईएस्ट चार्ज है, हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, ठीक है, ये बताना है हमें। ठीक है, विच पार्टिकल्स के पास, किस पार्टिकल के पास हाईएस्ट चार्ज है मास रेशियो के लिए। ठीक है, तो एक चीज और मैं क्लियर बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, क्या मैं क्लियर बताना चाहूंगा आपको, मैं बता दूंगा आपको, मास रेशियो जो हमारा होता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो मास रेशियो जो हमारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हमारे चार्ज के डिस्प्लेसमेंट या अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मास रेशियो, मतलब एमआर लिख रहा हूँ, मास रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा, जिसका जितना डिफ्लेक्शन होगा उसका मास रेशियो, उसके पास हाईएस्ट, उस चार्ज के पास मास रेशियो अधिक होगा। ठीक है, ये बात होगा। ठीक है, ये क्लियर होगा। डिफ्लेक्शन भी होता है, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी लिखा हुआ मिलेगा, किसी वेलोसिटी पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स, अब फिगर को देख लेते हैं। फिगर को देखने के बाद ही तो हमको क्लियर होगा कि क्या यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको ये फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, और बड़ा मैं कर दे रहा हूँ। अब डिफ्लेक्शन किसका सबसे ज्यादा है आपको तो फिगर में देखते ही पता चल गया, हमारे पार्टिकल 3 के डिफ्लेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा है। अब हम बात कर लें, अगर हम पार्टिकल 3 की बात कर लें तो पार्टिकल 3 हमारा जो डिफ्लेक्ट किया है किसके तरफ किया हुआ है, निगेटिव चार्ज की तरफ हमारा डिफ्लेक्ट किया हुआ है। तो इससे क्या पता लगेगा फ्रेंड्स, जो हमारा पार्टिकल 3 है उसका नेचर क्या है, तब क्या है कि वो हमारा निगेटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, मतलब पार्टिकल 3 और निगेटिव चार्ज प्लेट के बीच में क्या हो रहे हैं, अट्रैक्शन हो रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्शन हो रहा है। पार्टिकल 3 और निगेटिव प्लेट हमारा क्या कर रहा है, पार्टिकल 3 को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई,
क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो पार्टिकल 3 है, ठीक है, जो हमारा पार्टिकल 3 है वो हमारा क्या है, वो पार्टिकल 3 हमारा क्या है, किस नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है, ठीक है। तभी तो एक दूसरे के बीच में अट्रैक्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, सेम नेचर के होंगे तो रिपल करेंगे और अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा पार्टिकल 3 जो हुआ, पार्टिकल 3 का जो नेचर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेचर के हैं, ठीक है, ठीक है। इसी के वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक पार्टिकल 3 है, ठीक है, पार्टिकल 3 है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज से रिपल कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाले प्लेट से रिपल कर रहा है, ठीक है, मतलब दूर भाग रहा है। और जो हमारे पार्टिकल 1 और 2 है जिनका डिफ्लेक्शन पार्टिकल किसके तरफ हुआ है, प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की तरफ हुआ है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जिसका डिफ्लेक्शन हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल 1 और 2 हमारे दोनों के दोनों निगेटिव नेचर के हैं, ठीक है, दोनों के दोनों चार्ज निगेटिव चार्ज हैं, ठीक है, निगेटिव नेचर के हैं, मतलब उनका जो चार्ज है उन पार्टिकल 1 और 2 का वो निगेटिव चार्ज है। इस कारण 1 और 2 पार्टिकल जो हैं, 1 और 2 पार्टिकल जो हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और निगेटिव चार्ज प्लेट से रिपल कर रहे हैं। उसी प्रकार जो हमारा पार्टिकल 3 है वो हमारा पॉजिटिव नेचर का है, तो वो पॉजिटिव प्लेट से रिपल कर रहा है और निगेटिव प्लेट्स की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, क्लियर। तो इस केस में एक चीज पता चला, डिफ्लेक्शन हमारा सबसे ज्यादा हमने देखा किसके अंदर मिला, हमारे पार्टिकल 3 के अंदर डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा दिख रहा है। और जैसे कि हमने बताया, क्या बताया, मास रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट, तो ठीक है। तो पार्टिकल 3 के पास जो चार्ज होंगे वो हाईएस्ट चार्ज होंगे टू मास रेशियो, ठीक है, हाईएस्ट चार्ज होंगे टू मास रेशियो, मतलब पार्टिकल 3 हमारा होगा आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ लिखना नहीं है, यही चीज आपको लिखना है। क्या लिखना है कि पार्टिकल 1 और 2 चूंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट हुए हैं, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल 1 और 2 हमारे निगेटिव नेचर के हैं, जिसके वजह से ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और इनका डिफ्लेक्शन एज कंपेयर टू पार्टिकल 3, पार्टिकल 3 का जो डिफ्लेक्शन हो रहा है निगेटिव चार्ज की तरफ, तो हमारा पार्टिकल 3 हमारा पॉजिटिव नेचर का है और वो डिफ्लेक्ट सबसे ज्यादा हुआ है किसके तरफ। और दोनों के डिफ्लेक्शन स्लोप को देखा जाए, डिफ्लेक्शन स्लोप को देखा जाए तो हमारा पार्टिकल 3 का डिफ्लेक्शन स्लोप जो है वो एज कंपेयर टू 1 और 2 के से ज्यादा है। इसके वजह से हम जैसे कि जानते हैं कि मास रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट या अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, इसलिए हमारा जो हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो होगा वो पार्टिकल 3 के पास होगा, ठीक है, यही हमें लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है इस सेशन का। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ही मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन है डायमेंशनलेस पर डिपेंड क्वेश्चन है, ये फिजिक्स फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर से रिलेट करेगा, ठीक है। कह रहा है क्या, चेक द रेशियो, ठीक है, चेक द रेशियो के ई टू नहीं है, ये के ई स्क्वायर है, ठीक है, ये के ई के ई स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन जी एम ई पी है, अपॉन जी एम पी, ठीक है, इस डायमेंशनलेस। लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, ठीक है।
इनकी रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है ये बताना है। रेशियो जो हमारा दिया हुआ है क्या फ्रेंड दिया हुआ है, जो हमारा रेशियो दिया है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई और एम पी, ठीक है, ये दिया हुआ है। जो हमारा जी है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जीसी लिख रहा हूं मैं इसमें शॉर्टकट, और इसका यूनिट हमारा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। कैसे होता है आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। और एमई और एमपी है जो, ठीक है, एमई और एमपी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, ठीक है। और इसका यूनिट जो होगा मास का, कभी भी यूनिट हमारा केजी होता है, ठीक है। और स्मॉल ही जो है हमारा वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, और इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। के हमारा जो है वो एक कांस्टेंट है, के हमारा कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 1/4πε0। और इसका यूनिट अगर हम बात करें ε0 की, ε0 हमारा क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो मैंने पहले ही बता रखा है। और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब हम कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, जिस तरह रेशियो दिया हुआ है उसी तरह हम रेशियो बनाकर पुट कर देंगे सारे वैल्यूज को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसा रेशियो दिया हुआ था उससे हम लिख लेंगे, जैसा कि मैंने लिख दिया आपके सामने, के स्क्वायर बाई जी एम ई एम पी, और हम वहीं पर उसी फॉर्मेट में जो यूनिट था उसको हमने पुट कर दिया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ठीक है, कूलम स्क्वायर, ठीक है, अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स केजी। तो आप देखिए क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये कूलम इनवर्स कूलम स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है, केजी इनवर्स केजी पावर -2 और केजी ये +2 हो जाएगी, ये भी कैंसिल आउट, ठीक है। इस तरह हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन ठीक है, अगर हम इसके डायमेंशन की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, थोड़ा डायमेंशन रेशियो के बारे में मैं बताना चाहता हूं, इसलिए मैं कर रहा हूं, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं थी। तो मैं डायमेंशन रेशियो दिखाने के लिए, इसका डायमेंशन अगर बनाते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ पे देखिए किसका ये डायमेंशन लेस बन जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं बच रहा है, ये भी कैंसिल आउट, कुछ नहीं बच रहा है, मतलब 0 बच रहा है। तो इसको मैं दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, इस रेशियो का वैल्यूज पूछा हुआ है हमसे, ठीक है, हमसे वैल्यूज पूछा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जैसा यूनिट दिया है सारे का वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है, सारे का वैल्यूज पुट कर देंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, एम इज इक्वल टू होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, ठीक है। और एम पी जो हमारा होगा वो होगा 1.66 इंटू 10⁻27 kg होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे, वो तो दिखा दिया मैंने, डायमेंशन लेस हो जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू पता करना है हमें रेशियो का, इस रेशियो का। तो हम फिर क्या करेंगे, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई और एम ई एम पी वैल्यू पुट करते हैं। के का हमारा 9 इंटू 10⁻9 हो गया, ठीक है, और ई हमारा दिया मास ऑफ, ठीक है, हाँ ई होता है 1.66
ठीक है, 10⁻⁻19। तो वैल्यू तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सारे जो भी रेशियो में दिए गए हैं टर्म्स उनके वैल्यूज को पुट कर देंगे। के हमारा कांस्टेंट था, ठीक है, उसका वैल्यू 9 × 10⁻9 हो गया, मैंने भर दिया। और ई का हमारा 1.6 × 10⁻−19 होता है, वो भी मैंने पुट कर दिया। और ये हमारा स्क्वायर है, सॉरी के ई स्क्वायर है ना, के ई स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर कर दिया। और हमारे तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हम सीधे इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे, तो लगभग में हमारा आएगा 2.3 × 10⁻39, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा कांस्टेंट होगा, यही आपका आंसर होगा। और आपका इसी के साथ ये 5 सीरीज क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ एनसीईआरटी का। अब नेक्स्ट सीरीज में हम 8 क्वेश्चंस देखेंगे। फ्रेंड्स, जाते जाते आपसे कहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।